सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं, और इससे पहले इस चैप्टर को हमने डिटेल्स में समझ लिया है। ठीक है, फॉर्मूलेस बिल्कुल पक्के कर लेना। फॉर्मूलेस याद होने के बाद ही आप क्वेश्चंस लगाओगे। पहले फॉर्मूलेस को आप याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, हमें पता है गैस की ये इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है ना, और दूसरी एक इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन के टी। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एन, यहाँ पे कैपिटल एन है। ये जो स्मॉल एन है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो कैपिटल एन है ये क्या है, मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगाना है तो आप बोल्टमैन कांस्टेंट से एन के टी लगाओगे। कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, और ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो आप ये कर सकते हो के बी इज इक्वल टू आर बाई एन ए, ले सकते हो। ठीक है ना, ये आर इज इक्वल टू एन इंटू के बी लिख सकते हो, जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप 1.38 इंटू 10 की पावर -23 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले काफ़ी यूज होंगे। ठीक है, अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हम क्या करेंगे, फटाफट रिलेशनशिप बैठा देंगे कांस्टेंट वैल्यूज से। तो ना देखो, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे इसको, पी वन वी वन एन वन, आर तो कांस्टेंट है, टी वन, इस तरह अगर जब कंपैरिजन पर आता है क्वेश्चन, तो आपको पता है कि अगर पर्टिकुलर चीज़ कांस्टेंट करेंगे तो उसका वो रिलेशन बैठ जाता है। तो आप क्या करोगे, सबको वन साइड ले लो, अपॉन एन वन आर टी वन इज इक्वल टू, समझो कांस्टेंट है तो यहाँ पर आप दूसरी वैल्यूज यानी कि जिसका आप कंपेयर कर रहे हो, तो पी टू वी टू एन टू आर टी टू, ये आपने ले लिया। ठीक है, अब जिससे भी रिलेशन दिया हुआ है तो आपको अलग अलग फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्म याद करोगे, जैसे आपको पी और वी से आपको रिलेशनशिप दिया है तो डायरेक्ट पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, बराबर ना। तो हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिखा, सब में वन डाल दिया सिचुएशन वन पर, और ये वाला जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो आप रिलेशन में डेवलप कर सकते हो। अगर आपको पीटी से दिया हुआ है, देखो पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगा होगा, प्रेशर और टेम्परेचर से कंपैरिजन दिया हुआ है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो पी वन अपॉन टी वन हो गया ना, यहाँ पर पी वन अपॉन टी वन इधर रखा इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। तो बस हम इसलिए ऐसे कह रहे हैं आपसे कि जहाँ पर आपको रट्टा लगाने में दिक्कत हो रही है, बार बार कन्फ्यूजन हो रही है, पी वी पी अपॉन टी, तो आप सीधा से ये फॉर्मूला तो याद कर ही लेना। ठीक है, पी वन वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन, बाकी सब इसको इधर ये साइड ले आना, इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट में फिर आप दूसरी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड कोई कंटेनर है, उसके अंदर जो भी गैस है उसका प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो यहाँ पे पी टू वी टू अपॉन एन टू आर टी टू आ जाएगा बस। अगर आपको पी वी से रिलेशन देखना है तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू टी टू, अगर आपको पी टी से देखना है तो पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। तो इस तरीके से आप रिलेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपके यही रिलेशन यहाँ पर भी डेवलप्ड है। ये देखिए, आपने यहाँ पर पी वन अपॉन टी वन, जैसे कि मैंने कहा था आपको पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। ठीक है ना, और ठीक इसी तरीके से अ, अच्छा वॉल्यूम और टेम्परेचर का, अब देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर से कैसे आएगा, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आप इसको पकड़ के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो वी वन अपॉन टी वन, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर वी वन अपॉन टी वन इक्वल वी वन वी टू अपॉन टी टू, है ना। तो कितनी आसान तरीके से चीज़ें हो रही हैं। हमने बस एक बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा गैस इक्वेशन का वो याद कर लिया, जब मैं वन लिखा सबको इधर लिया तो ये बस ये, और इससे रिलेशन आपने डेवलप कर दिया। बस चीज़ों को छुपाते हो जिससे देखना है आपको, पी वन वी वन टी वन, पी वन वी वन अपॉन टी टी वन, अगर तीन सिचुएशन दे दिया जाए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दे दिया जाए, तो लो ये छुपा दो। ठीक है, बाकी तो रिड्यूस हो जाए, कट जाएगा ना। तो पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, है ना। तो इतने मल्टीपल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी को पकड़ के चलो,
इसी से सारे काम आपके बनते जाएंगे। सो अगर आपको रट्टा मारने की आदत नहीं है तो आप इस तरीके से करना चाहिए आपको, ठीक है ना। और फटाफट फॉर्मूले देखेंगे, ग्राफ पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये सब बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो और ये दो फॉर्मूले मैंने अभी बताया, ओके। टोटल प्रेशर अगर निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर लिक्विड की वजह से प्रेशर है, तो वो इस तरीके से, या अलग अलग उसमें लिक्विड्स हैं या गैस है, तो टोटल प्रेशर आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न का ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला है, ये तो मुझे लगता नहीं कि अभी सिलेबस में आ रहा है आपके, तो फिलहाल इसको हम ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और शायद मैंने पढ़ाया भी नहीं है शायद, ठीक है ना। अब देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। तो आर एम एस का वी आर एम एस, आप है ना, अगर आपको अलग अलग वेलोसिटी दी गई अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, तो अंडर रूट में सबका स्क्वायर करके अपॉन एन कर सकते हो, जितने भी ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं अपॉन एन कर सकते हो, या फिर वी आर एम एस की वैल्यू आप 3 RT बाई कैपिटल एम। तो स्मॉल एम कैपिटल एम का बड़ा रोल होता है। तो कैपिटल एम जो होता है मोलर मास के लेते हैं, और स्मॉल जो एम है वो टोटल मास लेते हैं, गैस का जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका टोटल मास, और कैपिटल एम उस गैस का, उस एटम का या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, ठीक है। तो 3 RT, ठीक है ना, 3 RT ये गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हो गया, तो वी आर एम एस इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर 3 KBT के, मतलब बी लिखो ज़रूर है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है भाई, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो 3 KBT अपॉन एम, तो इस तरीके से भी ये आप फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले बिल्कुल पक्के कर लेना, क्योंकि ये इसके न्यूमेरिकल होते हैं और डायरेक्ट इसको सॉल्व फटाफट हो जाते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो आपको पता ही है कि का, मैंने शायद अभी बताया आपको कि के की वैल्यू आर बाई एन है, या आर से ले लो, अगर आर से लोगे तो एन इंटू के भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। इसके बाद देखो ये हो गया, हाँ, तो ये हो गया आरएमएस। तो आरएमएस एग्जाम में आता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आ सकता है, तो क्या ही दिक्कत है भाई, अगर हमें फॉर्मूले याद हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होगा √2 RT बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम, ठीक है। देखो भाई एक शॉर्ट में याद रख लो, कैपिटल आर अपॉन एम की जगह के बी अपॉन स्मॉल एम लिख सकते हो, आर अपॉन एम की जगह, ठीक है। तो अगर याद करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो जहाँ पर भी आर अपॉन कैपिटल एम है, तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन स्मॉल एम लगा सकते हो, ठीक है। तो तो इस तरीके से अगर आपने एक फॉर्म भी याद किया है फॉर्मूले का, तो सेकेंड फॉर्म इससे आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला। देन एक और फॉर्मूला है आपका 2/3 √2/3 VRMS भी होता है, यानी 0.82। ये याद रखो, ये वाला दूसरा वाला, कि अगर आपको VRMS दिया हुआ है पहले से, या VRMS निकालने के लिए बोला, आपने VRMS निकाला, बोला कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में निकालो, तो जो भी तुमने VRMS निकाला है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.82 इंटू VRMS। या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डेटा दिया हुआ है और VRMS निकालना है, तो 0.82 इधर ला के VMP में, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में 0.82 ला के डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जो भी आपको दिया है, जिस हिसाब से पूछा है कि उस हिसाब से कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का और VRMS की स्पीड से क्या रिलेशन है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थोड़ी सी कम होती है, कितनी कम होती है, मतलब 0.82 होती है VRMS की, है ना। तो अब मतलब VRMS का 0.82 मल्टीप्लाई करोगे तो VRMS अगर 100 है तो इसका आ जाएगा 82, मल्टीप्लाई करोगे तो VMP कम आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ गए इतने, ओके। तो फॉर्मूले याद करोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे। इसके बाद देखो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड भी आता है, तो √8 RT अपॉन पाई बाई कैपिटल एम। तो आर बाई एम का मैंने क्या कहा था, के बी बाई स्मॉल एम में वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये दोनों फॉर्म, मतलब अगर आपने एक फॉर्मूला भी याद किया, तो हमें पता है जहाँ पर आर बाई एम आ रहा है वहाँ पे के बी बाई एम डाल दी, या फिर के बी बाई एम आ रहा है तो वहाँ पे आर कैपिटल एम डाल सकते हो,
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया। तो एवरेज स्पीड का आरएमएस से भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अगर एवरेज स्पीड, अगर आपको आरएमएस का डेटा दिया हुआ, वी आरएमएस निकाल लिया और वी एवरेज निकालना है तो 0.92 से मल्टीप्लाई करा दो। उसको क्या थे, 0.82 से मल्टीप्लाई कराते थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए। इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 0.92 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, बाद में ये रिलेशन एमसीक्यूज के लिए हो सकता है कि आरएमएस की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो तो इससे कम एवरेज स्पीड होती है, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वेलोसिटी गैस कंटेनर में। ठीक है ना। तो ये कहानी है इसकी। फिर एनर्जी पर फॉर्मूला याद कर लो। एनर्जी पर क्या फॉर्मूला है, 3/2 PV इज इक्वल टू 3/2 nRT, यानी कि मतलब कि पीवी और टी से एक रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है, आर तो चलो आर और एन हटा दो, कांस्टेंट पर चले जाएंगे। पीवी और टी पर एनर्जी का एक रिलेशन बैठ रहा है, याद रखें P1 V1, टी इधर आ जाएगा अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये बैठेगा ना, टी ये वाला इधर आ जाएगा अपॉन में, P1 V1 अपॉन T T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 आ जाएगा एनर्जी से रिलेशन। ठीक है, इसके बाद एक और एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, 3/2 KB, कैपिटल एन इंटू टू, कैपिटल एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है भाई। ठीक है ना, के भी हमें पता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। राइट, तो अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो ये था ट्रांसलेशनल एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी में मेन एक्चुअली फॉर्मूले आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे से आप याद कर लेना कि वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहानी आपको पता ही है कि मोनोएटॉमिक है कि डाईएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है। तो एफ उसी हिसाब से लेंगे 3, 5, 7। अगर रोटेशनल है तो +2 कर देंगे। ठीक है, याद सॉरी अगर वाइब्रेशन है तो +2 भी कर देंगे इन केस। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा F/2 nRT, अगर आपको किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना है या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, तो F/2 जितना भी टेम्परेचर चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज होने से उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे और एनआरटी वही सेम फार्मूला फॉलो अप करेंगे। लेकिन यहाँ डेल्टा टी तो यहाँ पे केल्विन में, अगर सेल्सियस में दे भी दिया गया तो बदलने मतलब आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेल्टा टी है ना, केल्विन में और सेल्सियस में दोनों में रहेगा तो भी सेम ही आने वाला है, दोनों को माइनस करके फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे केल्विन बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बदल भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट कह रहे हैं हम आपसे। ठीक है, तो ये दो मतलब ये फॉर्मूला याद रख लेना काइनेटिक एनर्जी का। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फिर बोल्ट्जमैन, भाई हमें पता ही है कि एन इंटू आर क्या होता है, के बी होता है। मतलब अगर आपको सिंगल मोल का दिया है तो यहाँ पे एन है ना, अगर सिंगल मोल का दिया तो के बी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है ना, बराबर ना, सिंगल मोल दिया तो कैपिटल एन स्मॉल एन बराबर ही हो जाएगा ना फिर। तो के बी इंटू टी लगा देना, के बी लगा देना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना काइनेटिक एनर्जी का, खासकर बहुत अच्छे से। इसके बाद सी वी सी पी और गामा का रिलेशन में पता ही है कि जो सी वी होता है आर बाई गामा -1 होता है, मतलब F2/R, ये वाला फॉर्म याद रखो। F2/R सी पी होता है F/2/R, और सी पी होता है F/2R+1। ठीक है ना, +1 हो जाता है। और गामा का जो रिलेशन बैठता है 1+2/F बैठता है गामा। ठीक है, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर का एक रिलेशन है। ये सारे फॉर्मूले को ड्राइव करके मैंने समझाया हुआ है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था आपको, मोनो में 3 लेते हैं, डाया में 5 लेते हैं, और मोर देन डाया, अब देखो डाया अगर हाई टेम्परेचर हो तो 7 ले सकते हो, नहीं तो ट्राई में 7 आपको लेना होता है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है तो वो एफ उसी हिसाब से डाल देंगे आप। ठीक है, क्योंकि सीपी में तो आप डायरेक्ट डालोगे 357, सीवी में 357, लेकिन सीपी में क्योंकि +1 है ना तो डिनोमिनेटर कॉमन करोगे तो 579 हो जाएगा यहाँ पर एफ। या तो छोड़ो तुम 357 ही याद रखो मोनो और डाई और ट्राई में। अब ये भाई डिनोमिनेटर कॉमन करोगे तो वो बढ़ेगा ही ना वैल्यू ऊपर की न्यूमिनेटर की। तो ठीक है, तो ये आप बस इतने फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से। ग्राफ याद रखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो ये भी समझाया मैंने, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये वेलोसिटी है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड में चल रहे हैं दौड़ रहे हैं वो उसका ग्राफ सबसे ऊंचा रहता है।
अब बहुत कम होते हैं जो सबसे कम स्पीड के होते हैं या सबसे ज़्यादा स्पीड के होते हैं, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। वी एवरेज इधर आएगा, वी आर एम एस इधर आएगा। वी आर एम एस देखो सबसे फास्ट वेलोसिटी ना, वेलोसिटी वी आर एम एस सबसे फास्ट है, वी एम पी सबसे स्लो स्पीड रहेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे और आपके प्यारे प्यारे से फॉर्मूलेस, और इसी फॉर्मूले से हमें सारी चीज़ों को हल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस filled in the bulb of a constant volume gas thermometer at 7 Celsius is 60 centimeter of mercury। ठीक है, प्रेशर कितना है? प्रेशर है जितना प्रेशर 60 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में होता है उतना प्रेशर है। ठीक है ना। व्हाट विल द प्रेशर एट द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 147 डिग्री। तो प्रेशर और टेम्परेचर से एक रिलेशन दिया है ऐसा हमको लग रहा है। आपको किससे दिया हुआ है? प्रेशर और टेम्परेचर से एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था? प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 लग जाएगा, बराबर ना। ये लगा लो सीधा सीधा। भाई आपको यही देखना होता है, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, आर और फिर नंबर ऑफ बोलते सेम ही रहने वाले हैं। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, तो आपकी सिस्टम अब यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है पास्कल में, क्योंकि जो इसका जो प्रेशर आ जाएगा फिर उसी हाइट पे ही आपको 60 सेंटीमीटर की हाइट में आ जाएगा, क्योंकि बाकी ऐसा कुछ वैल्यू दी नहीं ना। कन्वर्जन भी ऐसा ही यूनिट में कब करना होता है समझो, जब ऐसी कोई वैल्यू टकराए तुमसे फॉर्मूले से जहाँ पे ऐसा ही यूनिट और मांग रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर तो भाई आंसर के 60 सेंटीमीटर में है, तो दूसरा जो प्रेशर रहेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो उसका नया प्रेशर क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा बस। बाकी तो ऐसा कुछ टकरा नहीं रहे ना वैल्यूज़। ठीक है ना। और 147 डिग्री है, इसको चाहो तो अगर आप केल्विन बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो, नहीं बदला तो भी चलेगा, लेकिन बदल दो तो अच्छा रहेगा। तो P1 कितना है? कह रहा है अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो 60, और टेम्परेचर देख लो कितना है। अगर 60 प्रेशर पे कितना टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है ना, राइट। तो आप क्या करो, केल्विन बदलोगे तो 7 + 273 हो जाएगा 280/280 इज इक्वल टू, कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 147 हो जाए तो P2 कितना होगा। तो P2 हमें निकालना है, और टेम्परेचर 147 + 273 कितना हो गया, तो टेम्परेचर हो जाएगा 420। ठीक है, 140 + 273। अब ये निकाल लेना और आंसर आपका आ जाएगा, आपकी जो बुक में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90, ये चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है एयर इज फिल्ड इन ए बॉटल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स कॉक्ड एट 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री पर हमने इस टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर हमने क्या किया, बॉटल को बंद किया गया। ठीक है ना। इफ़ द कॉक कैन कम आउट एट 3, मतलब 3 एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 3 कर दें तो प्रेशर 1 क्या कह रहा है, डेटा लिख लो, 35 डिग्री है इस प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर 1 35 डिग्री पर, और प्रेशर 1 कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ले सकते हो 1 atm। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 1 atm है और टेम्परेचर इतना है, क्वेश्चन समझे ज़रा, कि एक बॉटल में अगर टेम्परेचर इतना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कॉक है ना फिक्स है, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कर दें, 3 atm कर दें, 3 atm कर दें, और वो बॉटल का ढक्कन क्या होता है, वो मतलब यू नो ये हो रहा है, निकला जा रहा है बाहर, फट रहा है, बॉटल होता है ना, बॉटल फट गई, या कॉक जो होता है, ढक्कन होता है ऊपर, वो हो जाता है, निकल जाता है। तो वो उस तो अगर हम 3 atm कर दें तो क्या टेम्परेचर हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी थी, कह रहा है कि अगर प्रेशर इतना है 1 atm तो टेम्परेचर इतना है। ठीक है, अगर हम प्रेशर पर, हमें पता है प्रेशर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो अगर प्रेशर इतना कर दें
इतना कर दें, मतलब इतना कर दिया कि वो ढक्कन क्या हो रहा है, ब्लास्ट हुआ जा रहा है, अब निकला जा रहा है, ठीक है ना। ये देखो लिखा है ना, ये शुड बी बॉटल बी हीटेड इन ऑर्डर टू रिमूव द कॉक, ठीक है ना। चलो, तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो P1 और T1 से रिलेशन है, हमें पता है भाई, हमारा जादूगर वाला फॉर्मूला ये है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। हमने आइडियल गैस के इक्वेशन को पकड़ा हुआ है, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है डाल देना और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि 1 ATM है तो आपको यहाँ पे आप +273 करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल्सियस में है, ठीक है ना। ये +273 कर लेना, ओके। और ये ATM 1 ATM और 3 ATM ही रहने देना, ठीक है भाई, इसे इसको टेम्परेचर को बदल देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ बलून। एक तो वॉल्यूम की कहानी आई, बलून filled partially with helium is 30 meter cube at the earth's surface where the pressure is 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। देखो, इंफॉर्मेशन को बहुत प्यार से लिखो आप, डेटा को। कह रहा है कि हमने एक बलून को फिल किया और उसका वॉल्यूम कितना था, उसका वॉल्यूम था 30 मीटर क्यूब, जब प्रेशर कितना था, 76 ऑफ मर्क्यूरी था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था, एच जी था। तो V1 और P1 इस तरह लिखा करो। एंड द टेम्परेचर, तो टी की भी कहानी आ गई। अगर टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री है, ठीक है। ये हमने गैस को क्या किया है, फिल किया है। हमने गैस को क्या किया है, फिल किया है। एक मिनट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आगे, इंफॉर्मेशन डाल ली पहली सिचुएशन में। दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है कि इफ दिस बलून राइजेज अप टू ए हाइट वेयर द प्रेशर इज 7.6 सेंटीमीटर, यानी P2 कितना है, 7.6 सेंटीमीटर है, मर्क्यूरी, एंड द टेम्परेचर इज माइनस, टेम्परेचर जो हो रहा है ऊपर जाके वो -54 डिग्री सेल्सियस है ऊपर, तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 2 पूछ रहा है, ठीक है। ये कहानी थी, यानी कि यहाँ पर अब देखो 3 लोग आ गए, 3 सिचुएशन आ गई कि ये वॉल्यूम है तो ये प्रेशर है तो ये टेम्परेचर है। तो बताओ, अगर ये प्रेशर हो जाए और ये टेम्परेचर हो जाए तो वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो देखो PVT तीनों आ रहे हैं ना, PVT, हाँ PVT तीनों आ रहे हैं, तो बस अब ये फॉर्मूला मार दो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कहाँ से कर रहे हैं, अलट पलट रहा है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। इसको इसको केल्विन ज़रूर बदल लेना, +273, और यहाँ पर जब +273 करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस करके आंसर आएगा, ठीक है ना। देखना कितना आ रहा है, 219 आ रहा है ना, 219 नहीं, चेक कर लेना कितना आ रहा है, 219 आएगा। खैर, तो बस इंफॉर्मेशन डाल देना और V2 तुम्हें निकालना है, इधर आके मल्टीप्लाई करा लेना, और ठीक है। और ये इसको यही रहने दो, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये तो लिमिट कट जाएगी ना, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आंसर निकाल लेना आप। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी था, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर कौन था, क्या फिफ्थ किया ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करेंगे। क्वेश्चन 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम occupied by one molecule. कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है. ओके, बाय वन मॉलिक्यूल volume occupied by one molecule and the average distance between two molecule in the 1 centimeter cube volume of gas at NTP. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ. ओके, वॉल्यूम occupied by one molecule and the average distance between the molecule is this much. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंस कवर, इतना वॉल्यूम कवर कर रहा है. ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो. किस पर पूछ रहा है? एनटीपी पे पूछ रहा है. ठीक है ना. चलो इन्फॉर्मेशन पहले लिखते हैं. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? एनटीपी पे पूछ रहा है, तो आप टेम्परेचर कितना लोगे? 273 लोगे केल्विन. ओके, प्रेशर कितना लोगे? 1.01, ये याद रखना एनटीपी का. 10⁵ पास्कल ये प्रेशर लोगे. ये टेम्परेचर और प्रेशर आप ये लोगे. ठीक है ना. एनटीपी पर कहाँ है क्वेश्चन? एनटीपी दिया हुआ है. एनटीपी पे एचटीपी. देखो वैसे तो अगर एनटीपी है तो टेम्परेचर आप 20 + 273 293 केल्विन ले सकते हो. ठीक है, और प्रेशर तो यही रहेगा 10⁵ और एचटीपी अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का टेम्परेचर आप 273 और प्रेशर तो सेम ही रहने वाला है 1.01 × 10⁵ पास्कल. ये लेना चाहिए. ठीक है ना. 293 केल्विन अगर एनटीपी है. ठीक है ना. और नॉर्मल जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है, एचटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है. मतलब एचटीपी पे जो सेल्सियस पे लोगे तो 0 डिग्री लेना चाहिए और एनटीपी पे 20 डिग्री सेल्सियस लेना चाहिए. 293 वाला लो तो ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादा ठीक रहेगा अगर एनटीपी दिया है तो. ठीक है, तो बस अब क्या करो, यहाँ पे कोई दो सिचुएशन तो है ही नहीं. देखो रिलेशनशिप, ये जो फॉर्मूला रिलेशनशिप में डालते हैं जब दो सिचुएशन दी जाती है कि यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर कितना है. यहाँ तो नॉर्मली बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ. पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला लगा देंगे फॉर पीवी इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, पीवी इक्वल टू एन आर टी. तो क्या क्या तुम्हें चीज़ें दी गई हैं? 1.01 × 10⁵ इंटू वॉल्यूम. देखो भाई वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और उसको मीटर क्यूब में. यहाँ पे तो एसआई यूनिट लेना ही पड़ेगा ना तुम्हें. यहाँ तो मीटर क्यूब लेना पड़ेगा. तो 2 × 3 3 जम पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा. देखो ये जो है ना, ये आप मेरे से अलग से लेक्चर ज़रूर से ज़रूर लो. इसका मेरे से लेक्चर मांगना सर, ये यूनिट कन्वर्सन का बताते तुम्हें बस शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, वेरी ईजी मेथड से और वेरी एक्यूरेट वे से आप इसको समझ सकते हो. बहुत आसान तरीके से, आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना. तो खैर फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ, इसको समझना मैंने कैसे किया. तो आप प्लीज़ इसका मुझसे आप लेक्चर मांगो. तो 1 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, तुम्हें एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ सर मोल है. ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स है कहानी. तो ठीक है, हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो और भी ना हमारे पास भाई, n इज इक्वल टू n/Na. ठीक है ना. एक एवोगाड्रो नंबर और टोटल मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. एवोगाड्रो नंबर यानी टोटल मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर. तो इस n की जगह ये वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो. तो कैपिटल N नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगा है, इज इक्वल टू n को बदल रहे हैं और मतलब n को n/Na में ले रहे हैं. और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 × 10⁻23. R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो 8.31.
टेम्परेचर मेरे हिसाब से 293 लेना चाहिए अगर एनटीपी की बात है तो यहाँ पे एन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको तुम सॉल्व कर देना, इसको मैं फ़िलहाल तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आज देखो, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है इसका मेरे पास मुझसे लेक्चर मांग लेना, जिसको अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वेरी वेरी ईजिएस्ट वे, एक्यूरेट वे एज वेल एज, ये आप उससे सीख लोगे। यहाँ पर हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मकसद नहीं टाइम देकर कि आप एक ही बार में चीज़ों को सीखो, ठीक है। अब अलग 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 क्वेश्चन में मतलब नहीं उस चीज़ का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 एनटीपी दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 273 ले रहा हूँ क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एनटीपी दिया तो 293 होना चाहिए मेरे हिसाब से। खैर, तो इसका मैं क्लियर कर दूंगा। तो 2.68 इंटू 10⁻⁻19 इतने मॉलिक्यूल्स हैं फिलहाल इस गैस में, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था पता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने बता दिए। कह रहा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल बताओ। देखो, इस गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इतने नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इतने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए वो कितना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, बराबर ना। यही तो है कि इतने जो मॉलिक्यूल्स आए, वॉल्यूम यही लिया है ना हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमने ये किया है, मीटर क्यूब में बदला है। तो इतने मॉलिक्यूल्स आए तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वन मॉलिक्यूल में कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये जो वॉल्यूम है ये इतने मॉलिक्यूल्स का है, ये जो वॉल्यूम है वो इतने मॉलिक्यूल्स का है। लेकिन हमें क्या पूछा है, एक मॉलिक्यूल का बताओ तो कितना वॉल्यूम करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू दिस 1 × दिस, मतलब ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और सॉल्व कर लेना। सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर मेरे से ज़रूर आप मांगो, 3 से 4 लेक्चर में हम आपको देंगे, तो ज़िंदगी भर की जो परेशानियां हैं आपकी, समस्याएं हैं आपकी, ये ज़रूर दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालना था और आपको ये भी निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे हमें निकालना है कि ठीक है ना, k इज इक्वल टू आर बाई एन ए होता है, और आर की वैल्यू तुम्हें 8.3 इंटू 10⁻³ दी गई है, और अपॉन एवोगैड्रो नंबर तुम्हें फिलहाल इतना किलो में दिया हुआ है ना। बस यही सब देखो बच्चे गलती करते हैं। अब अगर आप आँख बंद करके लिख तो सकते हो वैसे भी, लेकिन वही अगर ये लिख देते 6 पॉइंट, क्योंकि आप लोग ये दिया हुआ है 10⁻26, तो गलत हो जाता है। क्यों? ये किलो पर मोल दिया हुआ, पर किलो पर मोल दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर किलो पे दिया हुआ। इसको हमें किस में बदलना है, सिर्फ है ना मोल पे बदलना है। ये किलो मोल है ना, किलो है, किलो किलो को हमें बेसिक यूनिट में लेना है। मतलब एक 3 नंबर किलो पर, तो 3 नंबर हम पीछे करेंगे, इसके बैक ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। किलो पर मोल दिया हुआ है ना, -1 है, ठीक है ना। तो ये है ना बैक जाएगा तो 23 हो जाएगा, तो आपको 10⁻23 लेना है, एसआई यूनिट के हिसाब से ही लेना है, ठीक है। तो फिर के की वैल्यू आ जाएगी, जो भी है देख लेना, आ ही जाएगा जूल पर केल्विन में। आप आंसर दिखाओगे किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है ना। के भी जरूर लिखा करो, छोटा भी लिख दिया करो, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाय द वे, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट प्रेशर दिस मच, वॉल्यूम ऑफ गैस एट प्रेशर इतने प्रेशर पर
एंड टेम्परेचर इतने पे वॉल्यूम इतना है, ठीक है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, तो मैं एन पता मॉलिक्यूल्स पता करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कैपिटल एन के टी, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले मैंने अच्छे से रटा दिए हैं। कौन से दो फॉर्मूले सर? ये वाले दो फॉर्मूले अच्छे से करा दिए हैं कि आप है ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी यूज़ करोगे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालनी है। आगे कैपिटल एन, ठीक है, ये यूज़ करोगे आप। पेन भी जा रहा है मेरा।